आइए बच्चों फटाफट से जेईई मेन 2022 के फिजिक्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द पेपर दैट वाज हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट। चलिए पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशंस, लेकिन कहना पड़ेगा जिस डायमेंशंस के क्वेश्चन पे बच्चा फंसता है, 10 में से 8 बच्चे फंसते हैं, वही डाल दिया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन फंसेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इससे जल्दी आंसर आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहता है अगर मोमेंटम, एरिया और टाइम तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगी, चलिए जो मुझे डायमेंशंस ऑफ ईटा पता है पहले से, हर बच्चे को पता ही होगा जब वो तैयारी करके आते हैं, वो इतनी होती है एमएलटी की टर्म्स में। ये तब थी जब एमएलटी फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन कहता अब पीएटी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। चलिए कोई बात नहीं, पी मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी डायमेंशंस लिख लीजिए, ml(t-1). एरिया का फॉर्मूला डायमेंशंस एल स्क्वायर, टाइम की टी। अब इस पे फोकस करना। देखिए अगर मैं अब यहाँ को ईटा में ये इन सभी को रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मुझे टी तो चाहिए, मुझे एम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर एम और t-1 है, यहाँ पर एम और t-1 है। mt-1 की वैल्यू निकाल लो, p/l यहाँ पुट कर दो, p/l इंटू l-1। तो ये l-1 नीचे लो, p/l स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है, a, खत्म, कहानी खत्म। p/a इसका आंसर आ गया, यानी pa-1 t की कोई टर्म नहीं है तो t0, pa-1 t0, p-1 t0, आंसर से खत्म। तो ये सिंपल शॉर्टकट ट्रिक से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली एलिमिनेट करना है, बेसिक फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज जिस फॉर्म में चाहिए उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, आपका 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आइए अगला सवाल। अगेन पहले दो क्वेश्चन डायमेंशंस में, कैन यू बिलीव इट, 8 नंबर पक्के हैं ये बच्चों। तो डायमेंशन से सवाल आते हैं, एक मैं हमेशा कहता था एक तो आना ही है, यहाँ 2 दे दिए। ठीक है, विच हैव दी सेम डायमेंशंस। अब थोड़ा सा बता दूं, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, स्ट्रेस नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये करंट डेंसिटी है जो कि करंट बाय एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एनर्जी, किन की सेम है। चलिए एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म हो सकती है, इसको बाद में देखते हैं, पहले बाकी कर लेते हैं। क्यों ना इसको एक बार करें। करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया, करंट की डायमेंशन होती है ए, एरिया की होती है एल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका AL-2। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, चार्ज होता है AT, एरिया एल स्क्वायर। तो ये तो सेम नहीं बनी, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट करंट तो करंट ही है, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग बात है, तो ये भी सेम नहीं हो सकती। पोटेंशियल और एनर्जी अलग अलग बात है। एनर्जी वर्क है, वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों अलग अलग ही होंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ये। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप फटाफट से रिजल्ट पे अराइव हो सकते हो। ये अगला सवाल देखते। आइए बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमेटिक्स। अगेन आई मस्ट से बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल बनाया गया है। जितना ये जो पेपर मैं देख रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का। ठीक है, तो 10 में से जो मेरा अंदाज़ा है 40-45% बच्चे ये नहीं कर पाए होंगे कुछ सवाल। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, ए पर्सन मूव्ड फ्रॉम A to B ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ पे गया, कोई डायग्राम गिवन थी एज शोन, ये डायग्राम है, A से B गया वो। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर। तो जब आप सर्कल पे डिस्टेंस की बात करते हो तो बेसिकली वो डिस्टेंस मींस एक्चुअल पाथ, ये डिस्टेंस है, आर्क लेंथ गिवन है आपको। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्वेश्चन में गिवन था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी मींस AB वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मॉड निकालना है। और ये एंगल 135 आपको दिया था, और उसने क्वेश्चन में कहा है cos 135 अगर चाहिए तो -0.7, तो बताइए कितना होगा। चलिए दिमाग लगाते हैं। तो पहले ये जो गिवन है उससे रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी। तो आर्क लेंथ हमें गिवन है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो उस समय क्लिक कर जाए, तो जैसे ऐसे कर सकते हो आप यूनिटरी मेथड से। जब 360 डिग्री का चक्कर लगता है तो आर्क लेंथ 2πr होती है, एक का चक्कर लगता है तो 2πr/360 होती है। अगर 135 डिग्री एंगल की बात करें तो आर्क लेंथ कितनी होगी, आप एक तो ऐसे निकाल सकते हो, जो आपको उस समय स्ट्राइक कर गया। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। ये 180 से कट गया, अब ये 5 से जाएगा 536, ये 27 हो जाएगा, 9 से चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3πr/4। ये आर्क लेंथ हमने अपनी तरफ से निकाली, लेकिन क्वेश्चन में गिवन थी 60। तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू आ गई 240/3π, 80/π मीटर आ गया। तो एक तो ये निकालना पड़ना था, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है आर्क लेंथ, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ आर्क, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जब इस मेथड में गलती क्या करोगे, थीटा 135 डिग्री नहीं डालना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके डालना है, क्योंकि जब एंगल अकेला वो रेडियन में डालना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, गलती हो सकती है आपको बता दी, ये ऐसे कर सकते हो। दोनों मेथड से आप रेडियस निकाल सकते हो। अब दिमाग लगाते हैं,
रेडियस आ चुका है। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसको करने के लिए मैं इसको r1 वेक्टर ले लेता हूँ, इसको r2 वेक्टर ले लेता हूँ। इसमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने की कोशिश करता हूँ। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर शुड बी इक्वल टू OB वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर फ्रॉम ट्राइंगल लॉ r1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर शुड बी इक्वल टू r2 वेक्टर। ये दोनों के हेड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मुझे तो AB वेक्टर चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इतना होगा। तो हमने वेक्टर में पढ़ा जब दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेते हैं, A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, उसका मॉड कैसे निकालते हैं? तो मॉड आप निकालते होते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 135 ले सकते हो, या आप कहोगे सर R1 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, तो अब ये एंगल ले सकते हो 45। कॉस 135 की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी जो कॉस 45 की होती है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर 135 की वैल्यू डालोगे जो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस मान के कर लेते हैं और वैल्यू 1/√2 ही होती है। तो दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम है तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर इंटू कॉस 135 या 45, ये बन जाएगा आपका। तो ये बन गया 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर बाय √2 का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लो, R की वैल्यू 80/π आप बड़े आराम से यहाँ डाल सकते हो। तो मैं आपको 1 मिनट आंसर लिख देता हूँ, तब तक आप देखिए। इसका आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली राउंड करके 47 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो एक बढ़िया सवाल है। तो ये तो फिजिक्स के तरीके से किया, आप मैथमेटिकल तरीके से कर सकते हो तो मेरे हिसाब से बड़ा लंबा मेथड है, उसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है या बाकी और भी बहुत वीडियोस आप देखते होंगे, आप एक बार वो भी चेक करके देखिए। तो उन्होंने आपको, हो सकता है ये मेथड में, ये जो मेथड मैंने बताया, हो सकता है बहुत कम टीचर्स ने ऐसे सॉल्व किया हो, ज़्यादातर लोगों ने मैथमेटिकल वे में किया, लेकिन मुझे वो मेथड बहुत लेंथी लगता है, ठीक है, और आपको भी लगेगा। तो ये फिजिक्स के हिसाब से बेस्ट मेथड है वेक्टर एडिशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, ये भी सवाल देखते हैं। अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। ये भी बच्चे काफ़ी गलत करके आए होंगे, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, इसको मैं 2 मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करना है कौन सा आपको बढ़िया लगे। जो पहला मेथड बताऊंगा ये कन्वेंशनल मेथड है और इस कन्वेंशनल मेथड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहला मेथड बहुत जरूरी है, मतलब ये मेथड आपको पक्का हाथ में होना चाहिए, फिर जितने मर्जी और आप कर सकते हो वो अलग बात है, ये आना चाहिए जरूर। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और उसकी वेलोसिटी इतनी है वेरिएबल, एक्स के साथ वेलोसिटी जब भी वेरी करे। अभी 2023 के सॉल्यूशंस में भी ऐसा एक सवाल आया था जहां पर एक्सेलरेशन एक्स डिपेंडेंट गिवन थी। तो जब भी एक्सेलरेशन एक्स डिपेंडेंट हो या वेलोसिटी एक्स डिपेंडेंट हो तो आपको फॉर्मूला शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ती है, एक्सेलरेशन शुड बी v/dv/dx, उसमें वेलोसिटी है। तो इस तरह से आपने सोचना। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सवाल है ही है। तो नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2, लिमिट्स भी दी है, वर्क निकालना है, तो फोर्स तक पहुंचना है, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचेंगे लेट अस सी। तो वी विल राइट सिंस एक्सेलरेशन इज v/dv/dx, तो यहाँ पर ऑब्वियसली a निकालना है। एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी ऐसे सवाल आए साथ में x भी ये लिख लो। जब आपको x गिवन हो वेरिएबल, v पूछा हो डिफरेंशिएशन करके निकालना है, v गिवन हो वेरिएबल जैसे यहाँ पर a पूछा हो डिफरेंशिएट करके निकालना है। अगर उल्टा सोचना है, a गिवन हो वेरिएबल, v पूछा, यानी लेफ्ट साइड पे आ रहे हो तो इंटीग्रेट करना है, राइट साइड पे जा रहे हो तो डिफरेंशिएट करना है। तो इस समय हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो आपको पता लग ही जाएगा, v एज इट इज रख लीजिए, ठीक है जी, d/dx ऑफ 3x² + 4, v की वैल्यू यहाँ फिर यहाँ भी डालनी पड़ेगी, 3x² + 4, इसका डेरिवेटिव ओरली निकाल देते हैं। कितना बना, ये बना 6x, खत्म। तो 6 3 जा 18x³ + 24x इज दी एक्सेलरेशन, ये आ गई। एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत थी क्योंकि फोर्स क्या है सेकंड लॉ से m/a, यानी 0.5 × 18x³ + 24x। चलिए वर्क डन बाय दी फोर्स, तो यहाँ कर देते हैं, f/dx की इंटीग्रेशन कर देंगे बस। अब हम 0.5 18x³ + 24x dx लिमिट्स डाल दें 0 से 2, ठीक है जी। तो जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर 60 जूल आ जाएगा। एक ये मेथड है। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में आप एक काम कीजिए, अगर आपको x गिवन है, वेलोसिटी x डिपेंडेंट, तो पहले 0 पर u निकालो। 0 पर u कितनी हुई 4 मीटर पर सेकेंड, 2 पर u कितनी हुई 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 + 16, u डैश ले लिया 16 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो ये आ गया ½ m u डैश स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, m इज 0.5/2, u डैश स्क्वायर इज 256 - 16, 240
240 इंटू 0.5/2, ये 120, ये 10, 12 पंजे 60, इससे भी आंसर सेम आया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये मेथड ज़्यादा बढ़िया रहता है, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेट में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन पता जरूर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में मैंने डायग्राम बना दी। क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक सॉलिड सिलेंडर था C4 सिलेंडर, एक सॉलिड स्फीयर थी, दोनों के मास रेडियस सेम है, दोनों रेस्ट से शुरू होते हैं, रोल करते हैं, प्योर रोल करते हैं ऊपर से नीचे। जब वो रोल करके आते हैं तो उन दोनों की बॉटम पर ग्राउंड पर जो स्पीड आती है, लीनियर स्पीड, उसकी रेशो बतानी है। चलिए, तो ऑप्शन में लिखे नहीं, मैं सॉल्व भी कर दूंगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से कर लेते होते हैं। तो दोनों अगर एक ही हाइट से आ रहे हैं तो mgh, तो पहले केस में लगा दीजिए mgh शुड भी ग्राउंड पे आकर वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर ओमेगा आपकी v स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको बस, तो m भी कट गया, तो gh बन गया आपका v स्क्वायर बाय 4 प्लस v स्क्वायर बाय 2, 4 LCM, तो v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर शुड बी gh, तो 3v स्क्वायर ये बन गया 4gh बाय 3 अंडर द रूट, ये सिलेंडर की स्पीड आ गई। इसी तरह एनर्जी कंजर्वेशन इसके लिए लगा दें, mgh शुड बी हाफ आई सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। m कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये बन गया v स्क्वायर बाय 5 प्लस v स्क्वायर बाय 2 gh, 10 LCM, 2v स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 10 gh बाय 7। तो ये स्फीयर का आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, vc बाय vs इक्वल vc यानी 4gh बाय 3 इंटू 7 बाय 10gh, gh से gh कट गया, 28 बाय 30 यानी कि अंडर रूट ऑफ 14 बाय 15, यही ऑप्शन मैंशनड थी। सो दिस इज दी आंसर। एक बेसिक क्वेश्चन था। आइए अगला सवाल यहीं पर मैं कर देता हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन में गिवन था, पहले 3 पार्टिकल्स गिवन थे जिनके मास m है, एक लाइन पे पड़े हैं, ये 13 मीटर, ये 13 मीटर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। चौथा पार्टिकल p पर रखा, तब इस पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F है वो निकालनी है। ऑप्शन जो है वो कैपिटल G की फॉर्म में थी, यानी मैं आंसर ही इसका लिख देता हूँ, आंसर है इसका 100G, G की फॉर्म में निकालना है। तो अगेन वेक्टर का सवाल है, बेसिक सवाल है, कर लेते हैं। तो इस पे फोर्स कौन को लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा। मान लीजिए ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये भी इसको ऐसे खींच रहा है, ये दोनों सेम ही फोर्स से खींचेंगे, कोई डिस्टेंस सेम है, और ये भी खींचेगा नीचे, ये F', तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या करें, इसका और इसका कंपोनेंट कॉस होगा, साइन के कैंसिल हो जाएंगे, जो नेट फोर्स आएगी P पर इट विल बी 2F cos थीटा प्लस जो ये लगा रहा होगा F', बस वैल्यू डाल दीजिए। F की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू G m स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये पाइथागोरस से आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 13 स्क्वायर दैट इज 338 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 13 बटा, ठीक है जी, प्लस F स्क्वायर, इन दोनों के बीच की फोर्स G m स्क्वायर बाय 13 का स्क्वायर 169। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व करके यू विल गेट 100G। आइए अगला सवाल। आइए बच्चों अगला सवाल थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन मिलता जुलता एनसीईआरटी थर्मोडायनेमिक्स का अनसॉल्व्ड है, मिलता जुलता। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर, इस सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस जिसकी वॉल्यूम V थी, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है ताकि उसकी वॉल्यूम डबल हो जाए, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, सेम ही क्वेश्चन था ऐसे एनसीईआरटी में, लेटर इट एक्सपेंड्स इडियाबैटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम गेट्स रीडबल्ड। तो 2 पार्ट्स में करना, फाइनल प्रेशर निकालना, गामा आपको दे रखा है। तो पहले केस 1 में आइसोथर्मल की क्वेश्चन लगा के कर लो, क्या P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। P कितना है, ये 2 इंटू 10 की पावर वॉल्यूम V मान लो, प्रेशर निकाल लो, वॉल्यूम पहले डबल हो चुकी है, डबल, ठीक है, V से V कट गया, 2 से 2 कट गया, तो प्रेशर आपके पास इतना आ गया। अब कंडीशन लगा दो एडियाबैटिक की, एडियाबैटिक की अगेन प्रेशर, अब ये इनिशियल बन जाएगा 10 की पावर 7, यही इनिशियल यानी इस पार्ट को इनिशियल लेना पड़ेगा, 2V की पावर 1.5 इज 3/2 PV गामा यानी P1 V1 गामा P2 V2 गामा। तो फाइनल प्रेशर निकालना है P', वॉल्यूम रीडबल हो जाता है, 2V से रीडबल मीन्स 4 गुना होगा, 2 2 या 4, 3/2। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, ये 1 + 1/2 इसको स्प्लिट कर लो, यानी 2V मल्टीप्लाई बाय 2V की पावर 1/2, ऐसी इसमें 4V मल्टीप्लाई बाय 4V की पावर 1/2, ठीक है। तो V से V कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये P' एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीज़ें नीचे ले आते हैं। 10 की पावर 7/2 ये आ जाएगा अंडर रूट में 2V बाय 4V, ये 1/√2, 10 की पावर 7/2 √2
तो इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ मैं, तो ये बन गया 2 2 या 4, √2 इंटू 10 की पावर 7 यानी √2 इंटू 10 की पावर 7/4, तो 1.414 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर 7। तो सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा 3.356 इंटू 10 की पावर 7, 0.356 इंटू 10 की पावर 7, तो ये बनेगा। सो 3.5 इंटू 10 की पावर 6, हाँ 3.5 इंटू 10 की पावर 6, सेकेंड ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल, 8वां सवाल बेसिक सवाल था, उसमें केवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT होता है किसी भी गैस के लिए, आपको पता है, और प्रेशर का फॉर्मूला RMS स्पीड से रिलेटेड, तो बेसिक क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस, तो इसलिए मैंने सीधा आंसर लिख दिया। 9वां क्वेश्चन SHM का क्वेश्चन है, 2 फिगर्स है, पहली डायग्राम है A, दूसरी B, कहता है दोनों केसेस में इसको हॉरिजॉन्टली x डिस्प्लेस करवाया गया है, दोनों पे टाइम पीरियड निकालना है, इसका टाइम पीरियड T1, इसका T2, दोनों की रेशियो निकालनी है। तो चलिए जब इसको डिस्प्लेस करवाया जाएगा, आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले पेपर में भी यानी 2023 के पेपर में भी जो मैंने सॉल्व किया है उसमें भी कैसा सेम सवाल आया था। तो क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हो जाते हैं। ये पैरेलल अरेंजमेंट होती है, पैरेलल अरेंजमेंट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब इसको डिस्प्लेस करवाओगे तो T1 विल बी 2π√2m + m 3m k + k 2k। सेकंड भी पैरेलल अरेंजमेंट है, इसमें एक ही मास है, तो 2πm/2k + this 3k, दोनों को डिवाइड कर दो तो T1/T2, आप बड़े आराम से रेशो निकाल सकते हैं। 10वां सवाल अगेन एक लॉजिकल सवाल है, एक कंडेंसर यानी कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का, उसको स्टेडीली चार्ज करते हैं 0 कूलम से 5 कूलम, आपको वोल्टेज वर्सेस चार्ज का ग्राफ बताना है। अब देखिए जब हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम ये कहते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी एक मिनट, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो Q और V का ग्राफ, C तो कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये कर्व है, ये कर्व है, ये नहीं बन सकता, ठीक है। अब हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में क्या अंतर है, ये कह रहा है वोल्टेज 2.5 आनी चाहिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, सभी ग्राफ में है 10 की पावर 6 या -6 जो भी दिया होगा, ये 5 या 5 आनी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं हम, QCV होता है चार्ज 5 अगर ले लें, कैपेसिटेंस 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V, तो यहाँ से V जो बन जाएगा कितना बनेगा 2.5 इंटू 10 की पावर 6, 2.5 इंटू 10 की पावर 6, ये ग्राफ आएगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 11वां सवाल अगेन ऐसे हर साल तकरीबन रिपीट होते ही हैं, 2 चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ऐसे सवालों में जो कंडीशन होती है उस पर वर्क करना होता है, सेम काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दो बस। यूनिफॉर्म फील्ड पे फील्ड कांस्टेंट होगी, इनमें परपेंडिकुलर सर्कल बनाएंगे, दोनों की रेडियस की रेशियो है, मास की रेशियो है, तो चार्ज की रेशियो निकालनी है। चलो काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिख देते हैं। सो ये बन जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू √, दोनों के मास की रेशियो 2m, k कांस्टेंट है, बाय B कांस्टेंट है, Q1 लिख दीजिए, इनटू B कांस्टेंट Q2 √2m2/k। बस सॉल्व कर लेते हैं। R1 R2 दिया 6/5, B से B कट गया, ये √ में ले जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, K से K कट जाएगा, √9/4 आ जाएगा, Q2/Q1 यहाँ आ गया Q2/Q1, तो ये आ गया कितना 6/5, 3/2 इंटू Q2/Q1, हमें तो Q1/Q2 चाहिए, तो ये इधर 5 इधर 6 इधर, 15/12 यानी 5/4 आंसर आ गया। सेकंड सवाल अगेन बेसिक सवाल है, NCERT टाइप का सवाल है, होना ही चाहिए आपको, लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है। टू इंक्रीज दी ओमेगा नॉट इन LCR सीरीज सर्किट, ओमेगा नॉट वहाँ यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर किसी सीरीज LCR सर्किट की रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए, कहता है सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, आते हैं बाद में। अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट, तो पहले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो L और C पे डिपेंड करती है, R के गेम खत्म। सोर्स फ्रीक्वेंसी का कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा, या तो L या C देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी गेम से बाहर, तो बिना पढ़े मतलब बिना दिमाग लगाए आंसर C आ चुका है। अब C को क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहते हैं अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर। जब एक के साथ एक सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस घट जाएगी, कैपेसिटेंस घट जाएगी तो ओमेगा नॉट बढ़ जाएगी, हमने बढ़ाना ही तो है, तो बिल्कुल ठीक। आइए अगला सवाल। आइए बच्चों अगला, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। तो चलिए एक ही ट्रिक बताऊंगा, उससे सारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से, एक छोटा स्क्वायर लूप है
ऑफ वायर जिसकी साइड स्मॉल एल है और एक बड़ी स्क्वायर लूप है एल, और एल बहुत बड़ी है एल से, तो डायग्राम ये बन जाएगी, एक छोटी स्क्वायर एल साइड की एक बहुत बड़ी स्क्वायर कैपिटल एल की साइड के अंदर पड़ी है। तो इस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, और ये कोप्लेनर है, क्वेश्चन के हिसाब से सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं। थोड़ी सी डायग्राम यहाँ बना ले, बाद में काम आएगी। ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं। ये क्यों लिया आपको बताता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी कॉम्बिनेशन का हमेशा इस फॉर्मूले से निकालना है, फाई इज इक्वल टू एम आई। एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है सिस्टम की, एम इज फाई बाय आई। फ्लक्स किस में लिंक करेगा, देखिए क्योंकि बाहर वाला स्फेयर बहुत बड़ा है तो हमें बड़े स्फेयर से स्टार्ट करना है। बड़े स्क्वायर में करंट पास करवाएंगे तो उसका जो फ्लक्स है वो अंदर वाली स्क्वायर में लिंक होगा। तो फ्लक्स किस में लिंक हो रहा है, बाहर करंट फ्लो करवाने के कारण अंदर लिंक हो रहा है। तो बाहर यानी फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लें, यानी जिसमें लिंक हो रहा है एरिया उसका डालना पड़ेगा। तो एरिया छोटे स्फेयर का डालना है, फील्ड बड़े स्फेयर की। तो बड़े स्फेयर की फील्ड कैसे निकालनी है अभी बताता हूं। करंट भी है बड़े स्फेयर का, एरिया स्क्वायर का, छोटी स्क्वायर का साइड स्क्वायर एल स्क्वायर। तो फील्ड कैसे निकालनी है, 4 वायर्स मान लो, एक वायर की निकाल लो, ये स्ट्रेट वायर्स के सेंटर पे, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का पता हमें, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। डी कितना है ये, ऑब्वियसली ये एल बाय 2 होगा, कैपिटल एल बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। स्क्वायर के सेंटर ये 45 हो जाएंगे, सो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। ये तो एक वायर का, ऐसी 4 वायर्स है, 4 से मल्टीप्लाई, बस सॉल्व कर लो इसको। तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर शुड बी सी। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 6.9 माइक्रो एम्पियर्स। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इफ इट्स कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई विद ओमेगा दिस। कैपेसिटी निकालनी है, RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। देखिए जब भी करंट और ओमेगा में रिलेशन निकालना हो तो ये हमने एक रिलेशन डिराइव भी किया था AC वाले चैप्टर में, वो इस्तेमाल कर लो। I0 इज Q0 इंटू ओमेगा। I0 क्या हो गया, √2 टाइम्स IRMS, Q0 इज C इंटू वी, वी हो गया √2 टाइम्स ERMS इंटू ओमेगा। अब कर लीजिए, RMS करंट गिवन है 6.9 इंटू 10 की पावर -6, कैपेसिटी निकालनी है। RMS वैल्यू 230 गिवन है वोल्टेज की, ओमेगा आपका 600 है। आप बड़े आराम से C की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -12 फैरड, यानी 50 पिको फैरड। 15वां क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन था रेनबो के, NCERT में मेंशन्ड है। प्राइमरी रेनबो या सेकेंडरी रेनबो जब बनता है तो ऊपर नीचे कौन से कलर्स आते हैं, मतलब वायलेट रेड, ऐसा बेसिक सवाल NCERT में, तो ये आप कर सकते हैं। 16th एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल किताबों में क्वेश्चन गिवन रहता है जो बच्चे आप पढ़ते हो। देखिए, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल इन 2 डिफरेंट मटेरियल्स A एंड B जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, थिकनेस सेम है, T1 माइनस T2 है। तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो गिवन है, थिकनेस निकालनी है। तो देखिए, एक ये मटेरियल हो गया, एक ये मटेरियल हो गया, थिकनेस सेम है, x मान लो थिकनेस। टाइम देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सेकंड वाले का ज़्यादा है, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिसका म्यू ज़्यादा, स्पीड कम, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा, तो B वाले का टाइम ज़्यादा होगा, तो 2 होगा आपका टाइम टेकन इन B माइनस A शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, x बाय VB माइनस x बाय थिकनेस है, वो सेम ही दी हुई है। VB VA में रिलेशन निकाल सकते हो आप इस रिलेशन से, तो ये बन जाएगा म्यू A बाय म्यू B इज इक्वल टू VB बाय VA। तो दिस इंप्लाइज VB बाय VA शुड बी इक्वल टू हाफ, तो V आपका ट्वाइस ऑफ VB हो जाएगा, तो यहाँ डाल दूँ ट्वाइस ऑफ VB। तो x निकालना अपने, तो x बाय VB कॉमन, 1 माइनस हाफ इज हाफ, 5 इंटू 10 की पावर -10। तो x का आंसर या तो आएगा 5 इंटू 10 की पावर -10 इंटू ट्वाइस VB। लेट अस चेक दी ऑप्शन, ट्वाइस VB। VB की फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, सिंगल VB है, तो कोई बात नहीं, VA ट्वाइस VB है, तो ट्वाइस VB ही VA है। दिस इज द आंसर। आइए अगला सवाल लेते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। ए मेटल एक्सपोज टू लाइट ऑफ लैम्डा 800, जब लैम्डा इतनी पड़ती है लाइट की, फोटोन इतना स्ट्राइक करता है मेटल के ऊपर, तो सडन काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है जब इतनी वेवलेंथ यूज़ करते हैं। वर्क फंक्शन निकालना है, चलिए तो आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। K मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो इसके 2 केस बनेंगे। पहले केस के लिए K मैक्सिमम K मान लीजिए HC बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 800 नैनोमीटर, उसने एक फैक्टर दिया है H इंटू सी, इतने EV नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर में रहने देंगे हम, ठीक है, माइनस फाई नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में कहता है काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है, 2K
जब लैम्डा कितना हो गया 500। तो क्या करें, कुछ नहीं, ये के की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2hc/800 माइनस फाइव नॉट hc/500 माइनस फाइव नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2hc, ये आ गया। बस सॉल्व ही करना, कुछ मैं नया नहीं कर रहा, आप बस कैलकुलेशन देखते जाएंगे। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे 2 भी आना था, -2। ये उधर आगे चला गया, फाइव नॉट बन गया, इधर hc कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1/400 माइनस 1/500, इधर आ गया फाइव नॉट। तो यहाँ कर देता हूँ, तो hc 400 इंटू 500 एलसीएम, 500 माइनस 400 इज इक्वल टू फाइव नॉट। 100 आ गया, 100 इससे कट गया, तो ये हो गया, नीचे आ गया 2000। hc वहाँ गया ना 1230। लो जी, आपका आंसर आ गया 123/200, तकरीबन 0.615 आ जाएगा। अगला सवाल बेसिक था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पूछा था, L=NH/2π। बेसिक 19वां भी बेसिक था, एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट पूछी थी, एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी है, बेसिक फॉर्मूला। 20th एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं जरा बोर्ड रब करूँ, डिस्कस करता हूँ, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन दी सर्किट द लॉजिकल वैल्यू ऑफ ए इज 1 और बी 1 व्हेन पोटेंशियल एट ए और बी इज 5 वोल्ट। यानी वही बात है, हमें पता ही है 5 वोल्ट पे सर्किट क्लोज हो जाता है, 0 वोल्ट पे ओपन रहता है, वही कंडीशन दी हुई है। ये सर्किट है और आपको यहाँ पर आउटपुट निकालना, यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ पे आउटपुट तभी आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब करंट इस रेजिस्टर से फ्लो होता हुआ इधर को निकल जाएगा, ठीक है, इस तरफ। यानी अदरवाइज क्या होगा, अगर इधर निकलेगा, यानी जब ये डायोड्स अगर कंडक्ट करवाएंगी तो कभी इधर आउटपुट नहीं आ पाएगा, ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि रेजिस्टर पे तभी पोटेंशियल ड्रॉप, रेजिस्टर में तभी पोटेंशियल ड्रॉप पॉसिबल होगा जब ये दोनों कंडक्ट ना कराएं, यानी ये दोनों रिवर्स बायस हो। अदरवाइज जब भी ये कंडक्ट करवाएंगी रेजिस्टर पे आउटपुट कोई नहीं आएगा, यानी वाई पर, क्योंकि वाई पे आउटपुट मीन्स रेजिस्टर पे आउटपुट, ये ध्यान दें। तो चलिए पहले ट्रूथ टेबल से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। 1 1 1, जब दोनों पर 1 1 होगा, 1 1 का मतलब है यहाँ 5 वोल्ट लग गया, यहाँ 5 वोल्ट लग गया, यानी ये पॉजिटिव वोल्टेज, आपको पता है कि ये ट्राइंगल पी रीजन होता है या एन रीजन होता है, पॉजिटिव जो नेगेटिव पे कनेक्ट होती है तो रिवर्स बायस होती है। तो जब दोनों 1 1 होगा, ये भी रिवर्स बायस होगी, ये भी रिवर्स बायस, यानी ये कंडक्ट नहीं करवाएंगी, यहाँ से जो करंट जाएगा इधर नहीं आएगा, वो वाई यानी रजिस्टर में आउटपुट दे जाएगा I/R। तो इसका मतलब जब दोनों 1 1 होंगे, डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगी, वो खुद कंडक्ट नहीं करवाएंगी, सारा का सारा आउटपुट रजिस्टर पे आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा। तो ये तो बन रहा है 1 1 0, ये नहीं बन रहा, 1 1 0 ये नहीं बन रहा। अब आगे देखते हैं, बाकी किसी भी केस में आप देख लीजिए, दोनों में से अगर कोई भी एक 1 होगा, यानी ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो फिर ये तो कंडक्ट करवा देगी, तो यानी अब करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, राइट। तो ये तो कंडक्शन ही होगी, तो इसमें कोई आउटपुट नहीं आ पाएगा वाई में। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जब दोनों की दोनों रिवर्स बायस होंगी तभी लोड रजिस्टर में आउटपुट आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। दोनों में से कोई भी एक हो जाए या दोनों में 0 0 लग जाए तो वो कंडक्ट ही करवाएंगी डायोड्स, तो ये बेटर है। 0 0 0, यहाँ पे 1 आ रहा है, ये हो नहीं सकता, वो पहले ही कांटे मार दिए थे, तो आंसर इज ये ऑप्शन। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, पहले 20 जो कंपलसरी होते हैं। अब अगले न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करने होते हैं, वो 10 में से कोई 5 कर रहे हैं, लेकिन मैं 10 के 10 डिस्कस करूंगा। आइए बढ़ते हैं आगे इंटीजर टाइप पर। तो आइए बच्चों न्यूमेरिकल टाइप स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बी, 10 में से कोई 5 करने। पहला सवाल, एक गाड़ी 150 की स्पीड पर जा रही है, ब्रेकिंग डिस्टेंस उसका 27 है, यहाँ पे रुकती है। जब उसकी स्पीड 1/3 हो जाती है तो बताओ ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना। बेसिक सवाल काइनेमेटिक्स का करते हैं। पहले में v² माइनस u² 2s लगाते हैं, तो v0 u² यानी 150 इंटू 5/18 का स्क्वायर माइनस रिटार्डेशन हुई है a इंटू 27, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए 3 6 3 5 2 3 225, तो 125 का स्क्वायर यानी 125 इंटू 125/9 इज इक्वल टू 54a, ये कंडीशन बन गई। सेकंड के लिए लगा दीजिए, ये सेकंड के लिए जब लगाओगे अगेन 0 माइनस 50, तो ये बन गया 50 50 2500 माइनस 2 इंटू a इंटू एक्स। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप 2a की वैल्यू निकाल लो, सो ये रहने देता हूँ 2a इंटू 27, 2a की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देते हैं, माइनस माइनस हटा देते हैं। 2a की वैल्यू आई 125 इंटू 125/9 इंटू 27 इंटू एक्स। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक तो ये जाएंगे आपके 3 से जा रहा, नहीं 3 से नहीं जा रहा, इधर ले जाओ, फिर x आ गया 2500 इंटू 9 इंटू 27
अपॉन 125 इंटू 125, 25 से काट दो ये, ठीक है जी। तो ये बन रहा है कुछ 108 इंटू 9/25, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने। 125/3, 125 सॉरी हाँ 125 इंटू 125/9 हो गया, ठीक है। 2AS, ठीक है। इसके लिए जब 1/3 किया आपने तो ये कितना बन गया आपका 50, 50 का स्क्वायर 25 वही होता है 2A इंटू एक्स। 2A की वैल्यू निकाल ली, 125 इंटू 25/9 इंटू 27 यहाँ डाल दी, इंटू एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू होगी 2500 इंटू 9 इंटू 27/125 इंटू 125, तो 25 से कट गया ये। तो बस देख लीजिए कितना सॉल्व करके आया ये। अगर हो गया हमारा लगभग 4 अप्रॉक्सीमेटली 36 के करीब आ रहा है। लेट मी चेक द आंसर। यस, आंसर जो है वो 3 मीटर है। तो मेरे ख्याल से मैंने ना इसको तो चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो ये 150 ही लिया। तो 50 इंटू 5/18 यहाँ भी करना था, तो ये आ गया 250/18 मीटर पर सेकंड। तो वही चीज़ है, 2A की वैल्यू निकालनी है, तो लगभग आपका आंसर एग्जैक्टली 3 मीटर आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मिस्टेक थी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करना था। आइए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल में कहा है पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम। P इक्विलिब्रियम में है जी, F1/F2 की रेशियो दी है 1/x, x की वैल्यू निकालनी है। तो कर लेते हैं, हर जगह पे फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। 1 का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा cos 45, इधर क्या बनेगा sin 45। 2 का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा 2 cos 45, इधर क्या बनेगा 2 sin 45। बराबर कर दी। इस पॉइंट पर इक्वेशन बन गई 2 cos 45 प्लस cos 45 शुड बी इक्वल टू F2। इधर इक्वेशन बन गई 2 sin 45 शुड बी इक्वल टू sin 45 प्लस F1। लेट अस सॉल्व दिस। तो ये आ गया 2/√2 प्लस 1/√2, यानी ये 3/√2 आ गया। ये आ गया 2/√2 1/√2 प्लस F1, तो ये माइनस हो गया, यानी F1 आ गया आपका 1/√2, ये आ गया 3/√2। दोनों की रेशो देख लेते हैं, यानी 1/√2 3/√2 √2/3, ये आपकी F1/F2 आ गई 1/3। तो x शुड बी इक्वल टू 3। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में एक बेसिक सवाल था इलास्टिसिटी का। एक वायर है, उस पर F फोर्स लगाई, उसका लेंथ L है, रेडियस आ रहा है, उसमें डेल्टा L 5 सेंटीमीटर आया। तो बताइए अगर इसको 4 गुना कर देंगे, रेडियस को भी 4 गुना कर देंगे, फोर्स को भी 4 गुना कर देंगे, डेल्टा L कितना आएगा? जब सभी एक जैसा ही कर दिया तो बस डेल्टा L सेम ही आएगा। अब लॉजिकली चेक कर लेते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। पहले केस में यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दीजिए, F/A डेल्टा L/L, यानी FL/A डेल्टा L, डेल्टा L एक तरफ कर लीजिए, इट इज़ FL/AY, ठीक है। F है एरिया आपका πr² आ जाएगा, तो ये आ गया πr²y। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। सेम सेकंड के लिए लगा दीजिए फॉर्मूला, डेल्टा L' मान लेते हैं। F की जगह आ गया 4F, L की जगह आ गया 4L πr², यानी 16 टाइम r² इंटू y। 4 4 16 कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने सेम ही प्रूव कर दिया FL/πr। तो डेल्टा L' सेम ही रहेगा। अगर 5 सेंटीमीटर है, इसका आंसर भी 5 ही आएगा। आइए आगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, बायोमेटालिक स्ट्रिप का क्वेश्चन है, एक बार ये IIT में भी आ चुका है। तो चलिए, लेकिन बेसिक है। ए यूनिट स्केल इज टू बी प्रिपेयर्ड हुज लेंथ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बस ये बेसिक बात है, लेंथ टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती, 20 सेंटीमीटर रहती है। यूजिंग ए बायोमेटालिक स्ट्रिप, यानी 2 मेटल्स चढ़ा दिए, ब्रास और आयरन, अलग अलग लेंथ के, यानी इस तरह से दिखेगी ये बायोमेटालिक स्ट्रिप। अगर आप देखना चाहते हैं, ऊपर वाली तरफ वो हिस्सा जाएगा जो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। ज़्यादा एक्सपेंड कौन करेगा इस केस में? आप अल्फा से पता लगेगा, आयरन का अल्फा ब्रास से कम है, तो ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है जी। तो जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। द लेंथ ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स वुड चेंज इन सच ए वे दैट डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स रिमेन कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट है, यानी डेल्टा L ब्रास का और डेल्टा L आयरन का बराबर करना, खत्म। तो डेल्टा L ब्रास का हो गया अल्फा ऑफ ब्रास इज 1.8 इंटू दिस, अल्फा L लेंथ ऑफ ब्रास इंटू डेल्टा T शुड बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10 इंटू लेंथ ऑफ आयरन जो निकालनी है इंटू डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा E कैंसिल हो गया। लेंथ ऑफ ब्रास आप 40 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आंसर सेंटीमीटर में पूछो, उसको 40 सेंटीमीटर ही रहने देना है, तो आंसर गलत आएगा, इंटू 40। तो देख लीजिए कितना है, इससे ख़त्म हो गया। तो यहाँ कर देता हूँ, लेंथ ऑफ आयरन इज 1.8 इंटू 40 बाय दिस इज़ लेंथ ऑफ आयरन। ये ख़त्म हो गया, 3 से कट गया, तो दिस इज 60 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। आइए आगे बढ़े। आइए प्यारे बच्चों, अगेन डॉपलर इफेक्ट का एक बड़ा अच्छा सवाल है। ये सोर्स ऑफ साउंड है जिसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 640 है,
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 है, एक साइकिलिस्ट है वो हिल की तरफ जा रहा है, इसको दो तरह से आवाज़ सुनती है इस सोर्स की, एक डायरेक्टली इससे सुनती है, एक ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसको सुनती है। तो दोनों का जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का वो क्या होगा, इसको एक ही समय पे सुनेगी। तो जब फ्रीक्वेंसीज मिक्स होती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो जो इससे डायरेक्टली सुनने के कारण जो फ्रीक्वेंसी बनी और इससे सुनने के कारण इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी बनी, उनसे जो बीट्स पैदा हुई वो बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है बिटवीन द टू साउंड्स हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। बीट फ्रीक्वेंसी का केवल एक फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। तो हम डॉपलर इफेक्टिव फॉर्मूले से इसको दो केस में डिवाइड करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। केस 1 में हम ये मान लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको। स्टेशनरी सोर्स है एंड लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। जब लिसनर सोर्स से अवे जाता है उसको कम सुनाई देता है, तो फॉर्मूला बन जाता है v माइनस यू नॉट ओवर वी इंटू न्यू। तो v है आपका 320, यू नॉट कितना है 5 ओवर 320 इंटू न्यू है 340। तो ये बना 315 बाय 320 इंटू 640, ये 2 हो गया। तो ये 630 हर्ट्स कम सुनता है, आपको पता है, तो अवे जाना तो ठीक है जी हमारा। केस 2 हम कंसिडर कर लेते हैं अब इसको और इसको। तो अब जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी यहाँ से ये वाली, तो ये एक तरह से नकली सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये सोर्स बन जाएगा, तो ये लिसनर बन गया। तो ये हो गया लिसनर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो इसको ज़्यादा सुनाई देगी। तो लिसनर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस यू नॉट बाई वी इंटू न्यू। तो ये बन जाएगा 320 प्लस 5 ओवर 320 इंटू न्यू, आपका 640 ही है। तो 325 बाई 320 इंटू 640, तो ये कितना बन गया 650। तो बीट फ्रीक्वेंसी बी से रिप्रेजेंट होती है, 650 माइनस 630 दैट इज बीट 20 हर्ट्स। इट्स ए गुड क्वेश्चन। आइए आगे बढ़। हाँ जी बच्चों, 6वां सवाल। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर इज गिवन टू यू 2 माइक्रोकूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन टू यू, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस से कितना बेसिकली पर यूनिट एरिया फ्लक्स बाहर आ रहा है, यही मतलब है। फ्लक्स का मतलब ई इंटू ए होता है। तो उसने कहा नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, एरिया नीचे लाओ, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बन गई। तो आपको बेसिकली 5/a ही पूछा है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फीयर की जनरल फॉर्मूला होता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी है। तो सरफेस से कितना बाहर आ रहा है, तो आर को कैपिटल आर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट करके मीटर क्यूब या 2 ही बच जाएगा इसका। 2 कन्वर्ट करने के बाद भी रेडियस 6 आ जाएगा। 3 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला एक सर्किट है, अगेन उसने कहा यहाँ से अर्थिंग की हुई है, 6 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 किलो ओम 1 किलो ओम 1 की रेजिस्टेंस है, ये वी नॉट निकालना। आंसर इसका 4 वोल्ट है, मैंने आपको हिंट दे दिया। बड़ी बैटरी से करंट शुरुआत कर दिया, आई यहाँ को चले गए, यहाँ डिवाइड करा दिया, I1 I1 एक ये लूप ले लो, एक ये लूप ले लो, आपका आंसर वी नॉट का 4 वोल्ट बन जाएगा। आइए आगे बढ़े। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। Each copper wire, 8 copper wires of length L diameter D are joined in parallel। तो ऐसे पैरेलल में 8 कॉपर वायर्स ज्वाइन कर दी टू फॉर्म ए सिंगल कॉम्पोजिट कनेक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। इफ ए सिंगल कॉपर वायर ऑफ लेंथ 12 हैव द सेम रेजिस्टेंस R, डायमीटर D is। चलिए तो पहले इसकी लेंथ, हर एक की लेंथ L है, ठीक है। तो हर एक सिंगल की रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। रो L बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4, यानी रो इंटू 4L बाय पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो 8 की नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितनी हो जाएगी, R बाय 8, ठीक है। तो ये बन जाएगी रो इंटू 4L बाय पाई डी स्क्वायर इंटू 8, ये आ गया रो L बाय 2 पाई डी स्क्वायर। ये तो 8 वायर्स की नेट रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है, ठीक है। अब कहता अगर ये नेट रेजिस्टेंस सिंगल कॉपर वायर जो लेंथ 2L है उसके बराबर है, तो सिंगल कॉपर वायर जिसकी लेंथ 2L होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, R डैश मान लेते हैं, रो इंटू 12 ओवर पाई D1 स्क्वायर बाय 4। इसका डायमीटर हमें पता नहीं है, ये निकालना है, इसको इसके बराबर करना है। तो ये बन जाएगी 2 रो L इंटू 4 ओवर पाई D1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रो L ओवर 2 पाई D स्क्वायर। कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो जो D1 स्क्वायर हुआ उधर ले जाते हैं, तो ये बन गया 4D स्क्वायर इंटू 4, तो D1 स्क्वायर आ गया 16D स्क्वायर, तो D1 आ गया 4D, तो 4D इज द आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं।